आइए, जो समसामयिक इस समय चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो युद्ध का रूप धारण कर लिया है और लग रहा है कि सभी विश्व दो गुटों में बटा जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का अक्सर आमना सामना हो जाता है। दोनों के बीच के संघर्ष की पूरी कहानी आइए हम जानते हैं। 60 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के जड़ का मूल कारण क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। यह विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। इतिहास पर यदि नज़र डाला जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसीलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वे किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते हैं। 72 ईसा पूर्व में जब इस जगह पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, उसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। यहूदियों को लेकर पूरी दुनिया में यह फैला था जो एक वहम था कि इसी दौरान एक और शब्द एंटी सेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि ये दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सार्वजनिक करनी होती थी यहूदियों की पहचान, अर्थात जब पूरा विश्व यह मानने लगा कि यह यहूदी बड़ी चालाक कौम है और यह किसी की भी धोखा दे सकते हैं, ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान था। थियोडोर हर्जल ने रखी थी इजराइल के गठन की सैद्धांतिक नींव। थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। एंटी सेटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम करने लगे। इसी साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा और फ्रांस के हार के
कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। 1897 ईस्वी में जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना हुई और जो स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी यहूदी दुनिया में जहाँ जहाँ रहते थे चंदा देने लगे और इस संस्था के बैनर तले इकट्ठा होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 ईस्वी आते आते संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी के वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक प्रमुख समझौता हुआ जिसे हम बाल्फोर के नाम से जानते हैं। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। ब्रिटेन ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात अपना वादा प्रारंभ किया शुरू करना, लेकिन यह समझौता सही तरीके से ब्रिटेन द्वारा पूरा नहीं किया गया था और उससे पहले ही सभी यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू किया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने जो देश बनाने का वायदा किया था वह पूरा नहीं किया और इसी बीच इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की नींव प्रारंभ हुई। हिटलर के खौफ की वजह से फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 45 के बीच अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद से ही यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को लेकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया इलाके का बंटवारा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वे इन मामलों को नवगठित संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। अरब देशों ने तुरंत कर दिया इजराइल पर हमला। इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला कर दिया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 ईस्वी को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 ईस्वी के युद्ध में किया गया गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिनों में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है। यहाँ तक कि यरूशलेम को वह अपनी राजधानी बताते हैं। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया है। वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का आगे क्या स्वरूप होगा। जब तक कि यह विवाद संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बने, इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और उसमें शामिल प्रमुख राष्ट्रों को आगे आना होगा और उन्हें मानवता के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर एक मिसाल कायम करनी होगी और न्यायोचित तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल विवाद का हल निकालना होगा।